मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी सास रोज रात को अपने ससुर के पाँव दबाती और पाँव दबाकर जब उनके कमरे से बाहर आती तो वो बेहोश हो जाती। मैं अपनी सास से पूछती तो वो कोई जवाब नहीं देती। एक दिन दादाजी ने कहा कि अपनी सास को मेरे कमरे में भेजो। मैंने अपनी सास के कपड़े पहने, दुपट्टे से घूंघट लिया और दादाजी के कमरे में चली गई। अभी मैं कमरे में ही गई थी कि दादाजी ने मुझे सास समझकर ऐसा काम किया कि मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं ये कुछ महीनों से होते हुए देख रही थी। लेकिन आज तो जैसे मेरी बर्दाश्त ख़त्म सी हो चुकी थी। आखिर मेरे दादा ससुर किस किस्म के इंसान थे? इतना सीधा सादा दिखने वाला मेरा दादा ससुर इतना हैवान कैसे हो सकता है? मेरी सास 2 घंटे बाद दादा के कमरे से बाहर आई थीं। उनका रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैं बाहर आंगन में ही चक्कर काट रही थी। सास के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सास की हालत देखकर मैं परेशान हो गई थी। अभी मैं उनकी तरफ बढ़ ही रही थी कि मेरी सास बेहोश होकर नीचे गिर गईं। उन्हें देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो मेरी आवाज़ सुनकर दादाजी भी कमरे से बाहर आ गए। 2-3 नौकर भी मेरी आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गए। जल्दी से उन्हें कमरे में लिटाया और दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मेरी सास के इंजेक्शन लगाया और कहने लगा कि ये किसी दिमागी और शारीरिक मर्ज की शिकार हैं, इसीलिए डिप्रेशन के अटैक से ये बेहोश हो गई हैं। मैंने बड़ी हैरत से अपने दादा की तरफ देखा, जो मुझसे नज़रें चुराने लगे थे। मुझे अपने दादा ससुर से नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। 3-4 दिन में मेरी सास की तबीयत थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। जब मैंने अपनी सास से पूछा कि दादाजी आपको कमरे में बुलाकर कहते क्या हैं, तो उनकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगती थी। उनके चेहरे पर एक खौफ आ जाता था। वो ना में सिर हिलाने लगती और कहती कि वो कुछ नहीं कहते मुझसे। मुझे मेरी सास के चुप रहने पर गुस्सा आने लगा था। हर बार जब भी वो दादाजी के कमरे से बाहर आती, उनकी हालत ऐसी ही होती थी। मेरे दादा ससुर भी अजीब थे। मेरी सास के लिए फ़िक्र भी जाहिर करते थे और अभी वो बीमारी से उठी ही थी कि फिर से उन्हें अपने कमरे में बुलाने को कहने लगे। लेकिन इस बार मैंने सास को दवाई देकर सुला दिया और ख़ुद अपनी सास के कपड़े पहनकर चादर से मुंह छुपाकर कमरे में चली गई। मैं जानना चाहती थी कि दादा ससुर मेरी सास के साथ क्या करते हैं, लेकिन जो कुछ दादा ने सास समझकर मेरे साथ किया, मेरी रूह फना हो गई। मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे। पूरे गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। गांव के लोग उन्हें पसंद करते थे और उन्हें मुखिया जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो इंसाफ करते थे। गांव के लोग उनसे बहुत खुश थे। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। मेरे ससुर मेरे दादा ससुर की इकलौती संतान थे। मैं उनके यहाँ इकलौती बहू थी। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर की मौत पर तो जैसे सब पर कयामत टूट पड़ी थी। अभी ससुर का गम कम न हुआ था कि दादी सास भी अपने बेटे के गम में परलोक सिधार गई थी। दादी के बाद अब दादा ससुर अकेले रह गए। मेरी सास का भी रो रो कर बुरा हाल था। मैं कभी सास को संभालती तो कभी दादा ससुर को। कुछ टाइम बाद मेरी सास ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया था। मेरे दादा ससुर मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। ससुर के बाद सारी जिम्मेदारियां फिर से दादा ससुर के कंधों पर आ गई थीं। जब भी वो गांव से वापस लौटते तो घंटों मेरे पास बैठकर मेरे ससुर की बातें सुनाते रहते थे और आंसू बहाते रहते थे। उन्हें मेरे ससुर से बहुत प्यार था और इतनी ही नफ़रत वो मेरी सास से करते थे। मैंने शुरू से ही अपने दादा को अपनी सास से बात करते हुए नहीं देखा। वजह ये थी कि मेरी सास उनकी बरादरी की नहीं थी और वो मेरे ससुर की पसंद की थी और दादा अपनी दोस्त की लड़की लाना चाहते थे, लेकिन ससुर जी के सामने उन्हें सर झुकाना पड़ा। इसीलिए दादाजी मेरी सास को अच्छा नहीं समझते थे। वो मेरी सास से बात भी नहीं करते थे, उन्हें देखते तक नहीं थे, ना ही उनसे कोई बात करते। इतना टाइम गुजरने के बाद और ये हादसा होने के बाद भी मेरे दादा ससुर का दिल मेरी सास के लिए साफ़ नहीं था। जब भी उनकी नज़र मेरी सास पर पड़ती, वो गुस्से से मुंह बना लिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से अब दादाजी बहुत बीमार रहने लगे थे। वक्त पर दवाई नहीं खाते थे। मेरी सास हिम्मत जमा करके उनकी डांट सुनने के बावजूद उनकी बहुत खिदमत करती थी। उन्हें खुद दवाई खिलाती थी, खुद से खाना खिलाती थी। पहले तो वो मेरी सास को घूरते रहते थे।
दवाई खाने से भी मना कर दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार मेरी सास के लिए बदलने लगा। शायद उनके दिल में मेरी सास के लिए गुंजाइश पैदा हो चुकी थी। अब रात को भी हर काम के लिए मेरी सास से ही कहते, मुझे आकर दवाई खिलाओ, चाय बना दो। मेरी सास उनके कमरे में चली जाती। पहले तो मेरी सास कुछ देर में ही वापस आ जाती थी। मैं लेट जाती थी, लेकिन वो जब कमरे से बाहर आती तो वो कुछ घबराई हुई सी होती थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई होती थी। और जब मैं उनसे वजह पूछती तो वो चौंक से जाती थी, मुझे नम आंखों से देखती और ना में सिर हिलाते हुए कहती कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर दादा ससुर उनसे ऐसा क्या कहते थे? वो बाहर आते ही परेशान सी गुमसुम सी हो जाती थी। जब से मेरे ससुर की मौत हुई थी तब से मैंने अपनी सास को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो हर वक्त उदास और गम में डूबी हुई रहती थी। पहले तो दादा ससुर मेरी सास से बस अपनी दवाइयाँ ही मांगते थे, लेकिन अब तो वो अपना हर काम मेरी सास से करवाने लगे थे, जबकि घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। बात यहीं तक रहती तो मुझे भी बुरा नहीं लगता, लेकिन कुछ दिनों से मैंने जो बात महसूस की वो कुछ अजीब सी थी। रात को जब दादा ससुर मेरी सास से दूध मांगते और वो दूध लेकर कमरे में चली जाती, जब वो 2 घंटे बाद वापस आती थीं तो रो रही होती थीं। अब तो दादाजी के कमरे में सास को घंटों लग जाते थे। मेरी सास जब से मेरे ससुर की मौत हुई थी मेरे साथ ही सोती थी और फिर उसके बाद आंगन में सोती थी। जब तक वो आंगन में नहीं आती तो मुझे नींद नहीं आती थी। बस मैं यही सोचती रहती थी कि एक दूध का कप देने में कौन सा इतना टाइम लगता है, 2 मिनट का काम है। लेकिन मेरी सास 2-3 घंटे दादा के कमरे में क्या करती रहती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात मेरे लिए ये थी कि मेरे दादा ससुर का रवैया मेरी सास के लिए बहुत बदलने लगा था। वो बहुत अहमियत देने लगे थे, लेकिन मेरी सास उनके सामने हमेशा डरी सहमी ही रहती थी। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी सास गांव की औरतों की मुखिया है, औरतों की परेशानियां और उनके मसले को अब से यही देखा करेंगी। मुझे लगा था ये बात सुनकर मेरी सास खुश हो जाएंगी, भगवान ने उनको उनका हक वापस दे दिया, मगर फिर भी वो खुश नहीं रहती थीं। पता नहीं क्या सोचती रहती थीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी सास को इस हवेली में उनकी जगह मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी सास के चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट भी नहीं आई थी। अब तो उनका ये हाल था कि जब भी दादा ससुर उन्हें किसी काम के लिए कहते तो वो घबराने लगती थीं, और जब कमरे से वापस आती तो उड़ी हुई रंगत के साथ वापस आती। और जब मैं वजह पूछती तो कहती कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरे इंतज़ार में जागती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप अपने बिस्तर पर नहीं लेट जाती मुझे चैन की नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों वो मेरी इस बात से मुझे बड़े गौर से देखती और बड़े प्यार से सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आंख किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर खुली। मैंने देखा कि मेरी सास रो रही हैं। मुझे अब उनके रोने पर हैरत सी होने लगी थी, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब दादाजी भी उन्हें इज्जत देते थे। हम इस घर में बहुत खुश थे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अभी तो मैं दादाजी के इस दोगले व्यवहार की वजह से परेशान थी। एक बार मेरे दादा के भाई का बेटा हमारे घर आ गया। वो दूसरे देश से आया था। उसने मेरे ससुर की खबर सुनी तो वो मिलने के लिए आ गया। मेरी सास बहुत स्मार्ट और कम उम्र की औरत थी। कोई उन्हें मेरे साथ देखता तो मेरी बड़ी बहन ही बताता था। ससुर के कज़िन नितिन 3 दिन हमारे साथ ही रुके थे। मुझे बहुत प्यार किया और कहने लगे कि तुम्हारे ससुर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। वो मुझे अच्छे ही लग रहे थे, लेकिन खाने के दौरान वो मेरी सास की तरफ बार बार देख रहे थे और मेरी सास लगातार उनसे नज़रें चुरा रही थी। लेकिन दादा अपने भतीजे के आने की खुशी में बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इन 3 दिनों में दादा ने सास को कमरे में भी नहीं बुलाया। एक बार उन अंकल को मैंने अपनी सास से जो बातें करते हुए सुना, मेरे होश उड़ने लगे थे। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि सास कमरे में नहीं थीं। वो अक्सर कबूतरों को दाना डालने चली जाती थीं। मेरे दादा ने बड़े से पिंजरे में अमेरिकन कबूतर पाल रखे थे, जिनका ख्याल सास ही रखती थीं। मैं उठकर बाहर आ गई, लेकिन पिंजरे के पास सास के साथ अंकल भी खड़े थे और वो कहने लगे, मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि तुमसे मैंने सच्ची मोहब्बत की थी,
लेकिन तुम्हारे पति की तुम्हारे लिए दीवानगी देखकर मैं पीछे हट गया। कभी भी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश नहीं की थी ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी न आए, इसीलिए मैं यूरोप चला गया। लेकिन फिर जब मैंने अखिल की मौत का सुना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा कज़िन होने के साथ साथ वो मेरा बेहतरीन दोस्त भी था। वहाँ कुछ महीने मैंने बीमारी में काटे हैं। मुझे अखिल का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल भी सताने लगा और अब भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ। तुम अगर इजाज़त दो तो मैं दादाजी से तुम्हारी बात करता हूँ। ये सब बातें सुनना मेरे लिए बहुत अजीब था, जिसकी खबर मुझे कभी भी नहीं थी। मैं ससुर जी के उस कज़िन को पहली बार ही देख रही थी। बस ससुर से उनका जिक्र सुन रखा था। मेरी सास घबराकर बोली, भगवान के वास्ते ऐसा कुछ नहीं कहना। वो तो पहले ही मुझ पर शक करते रहे हैं कि मैं शहर की लड़की हूँ। कभी मैं उनके बेटे के साथ गांव में बस ही नहीं सकती। लेकिन मैंने चुपचाप अपनी सारी ज़िंदगी अखिल के प्यार के सहारे गांव में गुजार दी। कभी पलटकर शहर की दोबारा शक्ल भी नहीं देखी। मेरा बेटा अब जवान हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है। वक्त बहुत आगे निकल चुका है। नितिन, यूनिवर्सिटी का दौर नहीं रहा कि मैं अपने फैसले बदलूं। आपने दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी मांगी थी। मैंने बिना किसी सवाल के अखिल को अपना लिया। अब मैं आपसे उसी मोहब्बत का वास्ता देकर कह रही हूँ, मुझे अखिल की विधवा ही रहने दें और यहाँ से वापस चले जाएं और कभी दोबारा पलटकर नहीं आइएगा। ये कहकर सास वहाँ से चली गई। मैं ये सब कुछ छुपकर देख रही थी। वो अंकल भी वापस चले गए। मुझे मालूम तो कुछ नहीं था, लेकिन बातें सुनकर ये समझ में आ रहा था कि नितिन अंकल मेरे ससुर और मेरी सास एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और मेरे ससुर की तरह शायद नितिन अंकल भी मेरी सास से मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरी सास किसे पसंद करती थी और उन्होंने क्या कुर्बानी दी थी, ये मेरे लिए एक पहेली थी। मेरे दादा मेरी सास को बहुत अहमियत देते थे, लेकिन वो फिर क्यों रोती रहती थी। मेरी सास को मेरे ससुर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सास मेरे दादा ससुर को चाय देने गई थी। मेरे सुबह से सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा ससुर से सर दर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास सारी दवाइयाँ रहती थीं। लेकिन जैसे ही मैंने दादा ससुर के कमरे का दरवाज़ा खोला, जो मंज़र मैंने अपने सामने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे दादा मेरी सास के साथ मैं उल्टे कदम वहाँ से लौट आई थी। वो दोनों मुझे नहीं देख पाए थे, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बेयकीन सी थी। मेरा दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि मेरी नज़रों का धोखा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आंखें देखती हैं वो होता नहीं है, और जब सच सामने आए तो हमारी आंखों के देखने के अंदाज पर हमें अफसोस होने लगता है। जब मेरी सास रात को अपने कमरे में आई तो वो अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं अपनी सास के कमरे में गई और मैंने उनसे पूछा कि आप जब भी दादा ससुर के कमरे से आती हैं तो रोती क्यों हैं। तो वो कहने लगी, समझ लो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे सच क्यों नहीं कह रही, क्योंकि मैंने जब कमरा खोला था तो वो मेरी सास से कह रहे थे कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो वो मेरी सास को घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी सास उनके सामने हाथ जोड़ रही थी। वो कह रही थी कि वो जो करना चाहते हैं सही नहीं है। मैं उनके बेटे की बहू हूँ। आप मेरे साथ कैसे ये जुल्म कर सकते हैं। आप मेरे बाप की जगह हैं और आप मुझे इस घर में एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे इनकार करने पर आप मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी सास खूब रो रो कर मेरे दादाजी से भीख मांग रही थीं। इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया और कुछ सुनने की गुंजाइश भी नहीं थी। मैं वापस कमरे में लौट आई थी। जिस तरह की बातें मैंने सुनी थी और जिस तरह मेरे दादा ससुर मेरी सास पर मेहरबान थे, मैं गुमसुम सी हो चुकी थी। जिस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी, अभी मैं इस उलझन से नहीं निकली थी कि मेरे घर की नौकरानी ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। वो कहने लगी कि मुखिया जी जैसे नज़र आते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो बहुत रंगीन मिजाज के इंसान हैं।
जवानी में तो और औरतों से ताल्लुकात भी थे। आप लोगों की नज़रों में शरीफ बने फिरते हैं, लेकिन अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आने लगा और अफसोस भी होने लगा कि क्या सरदार जी रिश्तों की मर्यादा भी भूल गए हैं। मुझे अपने दादा ससुर से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब जब भी मेरी सास दादाजी के कमरे में जाती तो मैं बेचैन सी होने लगती थी। एक दिन मेरी सास ने बंद लफ्ज़ों में कहा कि तुम अपने दादा ससुर से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी हो गई। अब तो मुझे सच में मुखिया जी के किरदार पर शक होने लगा। फिर एक बार मैं आंगन में बैठी थी तो दादा ससुर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि किसी की शादी पर तब आऊँगा जब नाचने गाने का इंतज़ाम होगा। तुम तो जानते ही हो मैं अपनी उम्र को नहीं देखता, मेरा दिल तो अभी भी जवान है। वो हंसते हुए अपने दोस्त से अपनी घटिया आदत का जिक्र कर रहे थे। उनको ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी। मैं गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई। और फिर दादाजी एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस गद्दी पर बैठो। मैं तुम्हें बहुत कुछ बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति की तरह तुम्हें घर का चूल्हा चौका करता देखना नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि इस हवेली में कमरों की कमी नहीं है। तुम क्यों हर वक्त अपनी सास के साथ साथ रहती हो? तुम्हारा पति जब बाहर से वापस आएगा तो तुम्हें एक नए अवतार में पाएगा। तुम अपना कमरा अलग करो और कल मेरे ड्राइवर के साथ जाकर अपना एडमिशन करवा लेना और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और ख़ुद की आदत बनाओ अकेले कमरे में रहने की। और मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने अपने दिल में सोचा कि हाँ, मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ ताकि आपको खुली छूट मिल जाए। लेकिन इस वक्त हम दोनों सास बहू बहुत मजबूर थे। हम गर्म लहजे से उनसे बात नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने आराम से कहा कि मुझे रात को अकेले नींद नहीं आती है और मुझे डर भी लगता है। इसीलिए मैं अपनी सास के साथ ही कमरे में सोऊंगी। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी न सुनी और मेरा कमरा ऊपर की मंजिल में शिफ्ट करवा दिया। मेरी सास भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। मैं ऊपर के कमरे में चली गई थी, लेकिन ये भी सोचती थी कि रात को अपनी सास के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब सो चुके थे तब मैं नीचे जाकर अपनी सास के कमरे के पास खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी सास का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे तसल्ली हो गई कि चलो सास ने अच्छा किया अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस आकर अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। तैयार होकर जब नीचे उतरी तो ये देखकर मैं हैरत में रह गई कि मेरे दादा मेरी सास के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल तो धक से होकर रह गया। तो क्या वो रात भर मेरी सास के साथ? मेरा दिमाग तो चकरा सा गया था। मुझे लगा पूरी हवेली मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मेरी सास सिर्फ मेरे साथ यहाँ रहने पर मजबूर थी ताकि हम लोग इज्जत से रह सकें, और इसके लिए क्या कीमत वो अदा कर रही थी, ये सोचकर तो मेरी जान जाने लगी थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी सास को और परेशानी में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी सास के कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। उन्हें एक गिलास दूध का दिया और कहा कि आपको अपनी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और वो दूध उन्हें ज़बरदस्ती पिला दिया। मैंने उस दूध में नींद की गोली डाली थी, इसलिए वो दूध पीते ही सो गईं। अगले ही दिन ये हो गया कि मेरी सास बेहोश होकर गिर गईं। इसलिए मैंने अपनी सास को सुलाकर जल्दी से अलमारी से उनका सूट निकाला और पहन लिया, और फिर दुपट्टा थोड़ा नीचे करके डाला था कि मेरा मुंह नहीं दिखे। मैं भी थोड़ी दिखने में अपनी सास के जैसी ही थी। मैं अपने दादा ससुर के कमरे में चली गई। इत्तेफाक था या रोज़ ही ऐसा होता था कि दादा ससुर के कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दादा यही समझे कि सास आई है। मुझसे कहने लगे कि मैं दवाई खा चुका हूँ, अब मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारा, अब मैं ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। मैं उनके पास चली गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। कुछ देर बाद मैं और मेरी सास उनके सामने बैठे थे और दादा हम दोनों को गुस्से से देख रहे थे और कह रहे थे, मैं सोच भी नहीं सकता था
कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं शर्मिंदा होकर अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी सास समझकर ये कहा कि मैं उनकी बात का जवाब हाँ में दूं। वो मेरी सास की दूसरी शादी अपने भतीजे से करवाना चाहते थे। कहते थे कि नितिन अंकल घर से जाने से पहले दादाजी को सारी बात बता के गए थे। दादा का भी यही कहना था कि मेरी सास इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि मेरे ससुर के नाम पर विधवा बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे पति भी मुझे यहाँ से दूसरे देश ले जाएंगे। उनका कहना था कि वो अब बीमार रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद कहीं मेरी सास फिर से बेसहारा न हो जाए, क्योंकि मेरी सास दूसरे देश जाना नहीं चाहती थी। वो यहीं अपने देश में ही रहना चाहती थी और मेरे पति बाहर काम करते थे और वो आज या कल मुझे बाहर लेकर चले जाते तो वो यहाँ पर किसके साथ रहती। इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में ही मेरी सास की दूसरी शादी करवा देना चाहते थे। इसीलिए जब मेरी सास उनके कमरे में उनको दूध देने जाती तो वो इसी बात पर बहस करते थे। मेरी सास मेरे ससुर से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए दूसरी शादी पर राज़ी नहीं हो रही थी। मेरे दादा ससुर मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। सास के कपड़ों में मुझे देखकर वो आग बबूला हो गए। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस होलिये में आई हूँ तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो मैं सोच रही थी। ये सुनकर दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे इतनी तेज़ आवाज़ से डांटा कि आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। सास भी उठकर दादा के कमरे में आ गई। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ सोचते हुए, और मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ने आखिर मेरी सास की शादी अपने भतीजे से करवा ही दी, इसीलिए ही मुझे उनसे दूर रहने को कहते थे। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था कि मैं क्या सोच रही थी। मेरी सास विदा होकर नितिन अंकल के घर चली गई। मेरी सास अंकल से ही मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मेरे ससुर ने मेरी सास को देखा तो उन पर फिदा हो गए थे और दीवानों की तरह उन्हें चाहने लगे थे और नितिन अंकल से कहने लगे कि अगर उन्हें ये ना मिली तो वो मर जाएंगे। इसीलिए नितिन अंकल ने भी अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी और मेरी सास से कहा कि वो मेरे ससुर से शादी कर लें, वरना वो अपनी जान ही न गंवा बैठे। मेरी सास ने मेरे ससुर से मोहब्बत शादी के बाद की थी, लेकिन मेरे ससुर की ज़िंदगी ने उनके साथ बस इतनी ही वफ़ा निभाई थी। अब मेरे दादा ससुर मेरे पति से बात करके मुझे यहाँ से ले जाने को कह रहे थे, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहते थे। मेरे दादा एक अच्छे इंसान थे और मैं उनके बारे में क्या सोच रही थी। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। मेरे पति भी आकर मुझे अपने साथ दूसरे देश ले गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।